अरे अरे, कहाँ चले? यहाँ पर कोई हॉरर मूवी की शूटिंग नहीं चल रही, बस समझाने की कोशिश चल रही है कि अगर बिजली या लाइट हमारी लाइफ में नहीं होती तो हमारी लाइफ या भाई ये वर्ल्ड कैसे सर्वाइव करता, कितनी तकलीफें होती हमें, है कि नहीं? तो आप सबको पता है कि यार लाइट बहुत ज़रूरी है, राइट? मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपनी बचपन की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं क्लास सेकेंड या थर्ड में था, मतलब मैं छोटा था, ठीक है, उस टाइम पर सीन ऐसा कुछ था कि भाई रात को कभी कभी वॉशरूम जाना होता था। रात को मैं वॉशरूम के लिए उठता था, ठीक है, और देखता था मम्मी पापा सो रहे हैं और भाई वॉशरूम जाना है, मम्मी पापा को उठाओ नहीं उठाओ क्या करूँ समझ में नहीं आता था। और बेडरूम से वॉशरूम जाने तक या टॉयलेट जाने तक का रास्ता बड़ा डर लगता था, क्योंकि हॉल में और बेडरूम में एक छोटी सी लाइट जलती थी जिसको हम नॉर्मली नाइट लैम्प कहते हैं, बराबर है? तो अब ये नाइट लैम्प में इतनी छोटी सी भाई बल्ब की वजह से इतना छोटा सा उजाला होता था जिसके से एक छोटे से बच्चे को डर लगता है, जो कि मुझे डर लगता था। ठीक है, मुझे लगता था कि भाई यार यहाँ से वहां तक अगर जाऊंगा और किसी ने पीछे से पैर पकड़ लिया, खींच लिया, कोई भूत आ गया तो, है कि नहीं? तो अब दो ऑप्शन होते थे, यार मम्मी को उठा दूं या भाग के जाऊं। मोस्टली हर बच्चा भाग के जाने का प्रेफर करता है कि नहीं? पता है मम्मी भी उठ के डांटेंगी। तो मैं क्या करता था भाई, मैं बहुत तेज भागता था, बहुत 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 तेज भागता था। मुझे ये गलत फहमी थी कि भाई मैं शायद भूत से तेज भाग लूंगा, ठीक है, तो मैं बहुत तेज भागता था। मैं सोचता था यार फटाक से जाऊंगा वॉशरूम, वॉशरूम में लाइट चालू करूंगा, और मुझे ऐसा लगता था कि भाई जहां पर लाइट होती है वहां पर भूत नहीं होते। तो भाई ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं दिमाग में चीज फीट थी कि भाई लाइट है तो भूत नहीं है, जैसे लाइट ऑन होगी भाई भूत से बच जाऊंगा। फिर वैसे ही भाई वॉशरूम करके भाई जैसे निकलता था, फिर लाइट बंद करता था, फिर तेजी से भागता था बेडरूम की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में एक डर रहता था यार इतने देर में जब तक लाइट नहीं है तब तक कोई भूत चुड़ैल प्रेत आत्मा पता नहीं क्या भाई पीछा ना कर ले, है ना? तो हम सबको शायद ये हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। अब आप सबके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि यार आप साइंस सिखा रहे हो या भूत प्रेत के बारे में सिखा रहे हो। तो भाई मैं भूत प्रेत के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ साइंस सिखाना चाहता हूँ। बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज भी, और शायद फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। फिर ये क्या चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? भाई ये हमारा प्रेजेंट भी है, ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर भी है, ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में थोड़ा सा मैं स्लो हूं, तो ऑब्वियस चीज है भाई, सब बच्चों की स्पीड अलग होती है। तो भाई यूट्यूब पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2x की स्पीड पर, 1.5 की स्पीड पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है मैं स्लो हूं और आपकी समझने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करो, फटाफट से देखो, ऐसे भी टाइम हमारे लिए कीमती है, ठीक है, राइट। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैं ये समझा रहा था कि भाई एज एन साइंस टीचर मैं भूत प्रेत में आज तो भरोसा नहीं करता हूँ या विश्वास नहीं करता, पर एक टाइम था जब मैं करता था, जब मैं छोटा था। ऑफकोर्स उस टाइम में उतनी समझ नहीं थी, ठीक है। तो मैं भूत प्रेत को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं भाई डर था, जिस डर का जो सोल्यूशन था वो लाइट थी। एक टाइम था कि भाई लोग दिन में फटाफट से काम करते थे, क्योंकि भाई सनसेट के बाद कोई काम नहीं कर सकता था, सनसेट के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था, खाना भी जल्दी बना के जल्दी जल्दी सो जाते थे। भाई पता है भाई अंधेरे में डर लगेगा, है ना, अंधेरे में ऐसे भी कुछ दिखेगा नहीं, कोई काम नहीं होगा। बट आज के दिन में हम जितना दिन में काम करते हैं उतना ही रात को काम करते हैं, राइट, या उतना काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बल्ब की वजह से, वो फैन की वजह से कंफर्ट भी आ गया, एंड वो डर भाई, वो जो भाई अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ था वो भी कम हो गया। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ को बनाया है ना, मानना चाहिए इस चीज को। जैसे आपने सुना होगा कि मुंबई को बहुत बार नाइट सिटी कहते हैं या नाइट लाइफ सिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग रात में भी उसी जोश से काम कर रहे हैं जितना भाई वो दिन में काम कर रहे हैं। तो भाई किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। आपने सुना होगा भाई वायरलेस चार्जिंग, सही है। तो ये जो वायरलेस चार्जिंग का कंसेप्ट है वो कहां से आता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आता है। आपने सुना होगा दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, मैग्लेव ट्रेन हो गई, तो वो कहां पर काम कर रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं? भाई वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भरोसे। तो यार वायरलेस चार्जिंग तो आज का है कि नहीं, इंडक्शन आज का है भाई, मैग्लेव ट्रेन आज भी है। तो पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज भी है और फ्यूचर भी इसी का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किससे बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम नहीं समझ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का मिक्सचर, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। तो 10th में आपका ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, राइट, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो चैप्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और इसके बाद वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म को हम लोग थोड़ा ऊपर से समझेंगे ताकि फ्यूचर में आपको फायदा हो अगर आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में टूटता है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक। नाम में इसका मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, ठीक है, राइट। फिर आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब हो गया वापस से इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और डायनेमिक का मतलब हो गया भाई इन मोशन, ठीक है।
तो भाई अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक। अच्छा अगर चार्ज रुका हुआ है तो क्या, हम चार्ज को समझते हैं भाई, चार्ज क्या है, चार्ज कैसे बनते हैं, चार्ज कैसे मिटते हैं, एक्स वाई जेड, भाई चार्ज कैसे करना है किसी चीज को, अनचार्ज कैसे करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जिंग, अनचार्जिंग एंड ऑल के ऊपर ज्यादा बात की जाती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्पेसिफिकली। और इलेक्ट्रोडायनेमिक जो है उसमें चार्ज मोशन में आ जाएगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना पड़ेगा। ये समझोगे तब ये समझोगे, जब ये समझोगे तब ये समझोगे, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब क्या है, चार्जिंग मोशन, मतलब चार्ज जो है वो चल रहा है। चार्ज क्या है समझेंगे, बट पॉइंट इज चार्ज अगर मोशन में हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक है। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है सर, इसके अंदर आता है पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा टॉपिक आता है भाई मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर आपने सुना होगा भाई डीसी मोटर, एसी मोटर, तो मोटर्स आते हैं, ठीक है भाई। अल्टरनेटिंग करंट वो भी कहीं ना कहीं इसको मिलाकर बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी यहाँ से आता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रोडायनेमिक में पढ़ना है। कि अभी पढ़ना है नहीं यार, अभी नहीं पढ़ना, हमें अभी इतना डिटेल नहीं जाना है। बट हाँ अगर आपने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने का सोचा है और फ्यूचर में आप साइंस स्ट्रीम लेने का भाई सोच रहे हो, तो यार दिमाग में डाल दो कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिक्स पार्ट 1 ऑफ क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 1 पूरा का पूरा इसी से भरा हुआ है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, अगेन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डीसी मोटर, एसी मोटर क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है राइट। अब उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, बट पॉइंट इज अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट समझना है, इलेक्ट्रिसिटी समझनी है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए आपको चार्ज को समझना पड़ेगा। एक बार आप चार्ज समझोगे तब उसको रेस्ट पर रख के इलेक्ट्रोस्टैटिक समझोगे, और एक बार आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक और इलेक्ट्रिक करंट को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इसको समझने की कोशिश करते हैं, अगेन इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ओके। तो भाई इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो के 3 पार्ट है, ठीक है। 3 अलग अलग पार्ट नहीं, इसी वीडियो में 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो होगा हम लोग थियोरी पे फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा, इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। अच्छा ये जो मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ ये मैं बोर्ड लेवल पर ले जाऊंगा, ठीक है, आपके 10वीं के लेवल पर, ठीक है। और इसके बाद वापस से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट राइट, इंपॉर्टेंस या फिर ऐसे समझ लो भाई कोई न्यूमेरिकल उठा लेंगे हम लोग, ठीक है, जो थोड़े से हार्ड लेवल के हो, ठीक है। अब भाई मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको और इसको कंप्लीटली देखो। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ये 3rd पार्ट देखना है, इसी वीडियो का आखिरी पार्ट देखना है तो आप देखो, नहीं देखना है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ये 2 आपको देखना है। क्यों, देखो ये जो 3rd पार्ट है ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ, मैं इसमें थोड़े से तगड़े न्यूमेरिकल्स लूंगा। तगड़े न्यूमेरिकल्स जो शायद आपको 10वीं में उतने काम आए, शायद ना आए, बट आपको अगर आप 12th साइंस ऑप्ट करने का सोच रहे हो, अगर आप 12th साइंस ऑप्ट करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली मदद होगी, थोड़ा सा डेफिनेटली आपका ब्रेन काम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, जिससे आपका फायदा होगा। तो भाई ये 2 तो आपको देखना है, ये सबसे आखिरी पार्ट होगा इस वीडियो का। ये देखना है नहीं देखना है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, बट अगर देख पाओ, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट हो, अगर आप थोड़े से हार्ड टॉपिक्स, हार्ड लेवल पर जाना प्रेफर करते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है, पर अगर आप प्रेफर करते हो तो प्लीज ये पार्ट भी आप कंप्लीटली देखना, ठीक है राइट, ओके। चलो तो अब क्या है ना, अब हम समझते हैं थियरी को, ठीक है, थियरी समझने की कोशिश करते हैं, ओके। चलो थियरी, किसकी थियरी पहले समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को, ठीक है। जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब मैंने क्या बोला, चार्ज एट रेस्ट। सर चार्ज क्या होता है, चार्ज पर हम आएंगे, फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक समझते हैं, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, इसको समझते हैं राइट। आप सबने कभी ना कभी एक एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली किया ही होगा, है ना राइट। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट है कि आपके पास कोई ऐसी प्लास्टिक का स्केल हो या प्लास्टिक का मटेरियल का कुछ बना हुआ हो, जिसको आपने अपने सर में भाई ऐसे इस तरीके से भाई इस तरीके से आपने रब किया हो, आपके पास कुछ पेपर के छोटे छोटे पीस हो, है ना, और आपने इसको रब करके फ्रिक्शन की मदद से आपने इसको ऐसे भाई अट्रैक्ट करने की कोशिश की। अगर आपने देखा यहाँ पर कुछ पेपर्स चिपकने की कोशिश करते इस भाई प्लास्टिक के मटेरियल पर, ठीक है। जितना ज्यादा तेज रब करोगे, जितना ज्यादा फ्रिक्शन दोगे राइट, जितना ज्यादा आपका फ्रिक्शन, जितना ज्यादा आपका रबिंग, उतना ज्यादा भाई अट्रैक्शन। आप देख सकते हैं पेपर का जो टुकड़ा था वो बढ़िया से उस पर चिपक गया था, ठीक है। तो हुआ क्या ना, इस सिचुएशन में हुआ क्या, इस सिचुएशन में एक चीज हुई, क्या हुई मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझने की कि इस पूरी सिचुएशन में हुआ क्या। भाई मान लो भाई ये हूं मैं, ठीक है राइट, तो ये जो है ना भाई ये मैं हूं, ये मेरे थोड़े से बाल है, ठीक है राइट। अच्छा मैंने क्या किया, अपने सर पर एक प्लास्टिक की चीज को रब किया, ठीक है राइट, एक प्लास्टिक की भाई ऑफकोर्स कोम कंघी राइट, प्लास्टिक से बना हुआ, तो एक मैंने प्लास्टिक की चीज को रब किया। जैसे मैंने प्लास्टिक की चीज को रब किया, हुआ क्या कि मेरे बालों पे से इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब इसके ऊपर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आने लगे, ये जो प्लास्टिक की स्केल थी या भाई जो भी कोम है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिविटी आ गई, ठीक है। बट अब हुआ क्या ना, ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक जो है ना वो एक बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, है ना, इंसुलेटर, है कि नहीं, इंसुलेटर,
है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, है कि राइट। तो भाई जब मैंने इस कोन को जो प्लास्टिक से बना हुआ है इसको जब मैंने अपने बाल पर रख किया तो मेरे बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ गए। अब उसके ऊपर आ गए तो वो प्लास्टिक का जो भी मटेरियल की जो भी चीज है, प्लास्टिक का स्केल भी हो सकता है आपके पास, उसको भी करोगे सेम रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक का स्केल है अब इसके ऊपर नेगेटिविटी आ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे मेरे बालों पे से, तो ये एक इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर ना किसी भी चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, चार्ज को आगे नहीं भेजता है। तो चार्ज को आगे नहीं भेजने की वजह से, क्योंकि ये एक इंसुलेटर क्या होते हैं, एक बैड कंडक्टर होते हैं, तो भाई ये बैड कंडक्टर है तो सीधी सी बात है चार्ज को आगे नहीं भेजेगा, चार्ज को आगे नहीं भेजेगा मतलब चार्ज यहां से कहीं नहीं जाएगा, तो चार्ज का क्या हो गया, चार्ज एट रेस्ट हो गया। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने रब किया इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक के ऊपर आ गए और उधर रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है, एक बैड कंडक्टर है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। अब हुआ क्या, जब इस स्केल को मैं एक पेपर के पास लेके आया, ठीक है, पेपर के पास लेके आया, ठीक है, तो हुआ क्या कि इस पेपर, ये जो पेपर है भाई, ये पेपर भी एटम से बना होगा, दुनिया की हर चीज एटम से बनती है, तो ये पेपर भी एटम से बना हुआ होगा और हर एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा। तो भाई सीधी सी बात है इस पेपर के पास बहुत सारे एटम्स होंगे, इस पेपर के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भाई हुआ क्या, इस नेगेटिविटी को देखकर इसके अंदर के सारे प्रोटॉन्स इस तरफ जमा हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जमा हो गए, राइट। हुआ क्या कि ये प्लास्टिक को जब मैं इस पेपर के पास लेके आया, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक, राइट, तो इस प्लास्टिक की नेगेटिविटी देखकर, इस प्लास्टिक की नेगेटिविटी देखकर ये पेपर के एटम्स, राइट, उसके जो एटम्स थे, उसके पास जो प्रोटॉन्स थे, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। प्रोटॉन्स ऊपर आ गए भाई, इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए, ठीक है, राइट। अब यहां पर हुआ क्या कि ये जो सेग्रीगेशन है इसको इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन। भाई इंडक्शन का मतलब है किसी और को देखकर आपके ऊपर भी चार्ज डेवलप होना, इसको इंडक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में संगत का असर, है ना, हम लोग बोलते हैं ना भाई अगर तू बुरे लोगों के साथ रहेगा तो तेरे पे भाई बुरे लोगों की संगत का असर पड़ेगा, भाई तू भी बुरा बन जाएगा, XYZ। तो यहाँ पर वही हुआ भाई, ये प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिविटी देखकर ये पेपर भी चार्ज हो गया, इसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक दूसरे से अलग हो गए और इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन, ठीक है। अब सीधी सी बात आपने कहीं ना कहीं 8th में पढ़ा प्लस माइनस अट्रैक्ट, प्लस माइनस अट्रैक्ट, तो पेपर का ये वाला पार्ट अट्रैक्ट हो गया और इससे चिपकने की कोशिश करने लगा, पेपर इससे चिपकने की कोशिश करने लगा। रिपीट करते पूरे प्रोसेस को भाई, जब मैंने अपने बालों पर, राइट, इस कोम को रब किया, कोम को रब करने से हुआ क्या, मेरे बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे मेरे बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए ये बन गया नेगेटिव चार्ज। पर ये एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर है मतलब ये एक बैड कंडक्टर है और बैड कंडक्टर होने की वजह से चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज कहीं नहीं जा रहे, चार्ज यहाँ पर पड़े। पर जब मैं पेपर के पीसेस को इसके पास लेके आता हूँ तो पेपर के पीसेस पर जो जिसके अंदर एटम्स है, जिसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी लालच में आते ही प्रोटॉन अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, प्रोटॉन इस तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन उस तरफ आ गए, जिसको इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। संगत का असर होना, इंडक्शन हुआ और इंडक्शन होते ही जब इस तरफ प्रोटॉन आ गए तो ये प्रोटॉन नेगेटिविटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए और चिपकने की कोशिश की, तो ये चिपकने लग गए, इसके लिए पेपर चिपकने लग गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने रब किया था, बराबर, मैंने यहाँ पर अपने सर पर इसको रब किया था, रब करने से हुआ क्या, यहाँ पर हुआ फ्रिक्शन। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है, अगर आपको किसी बॉडी को, है ना, चार्ज करना है तो पहला तरीका है रब करो, फ्रिक्शन दो। अगर आपने फ्रिक्शन दिया तो आप किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हो। एक प्लास्टिक को आपने चार्ज कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, एक प्लास्टिक जो स्टार्टिंग में चार्ज नहीं था उसको आपने नेगेटिव चार्ज कर दिया, बराबर। एक प्लास्टिक जो स्टार्टिंग में चार्ज नहीं था उसको रब करने की वजह से, उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब किसी को भी चार्ज करने का एक तरीका है फ्रिक्शन। दूसरा तरीका है बाय इंडक्शन, दूसरा तरीका है बाय इंडक्शन। सर ये क्या है, यहाँ पर ये पेपर कहाँ चार्ज था, ये पेपर तो न्यूट्रल था, बढ़िया से पड़ा था, कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़िया से एक जगह पे शांति से पड़े थे, बट भाई नेगेटिविटी देखकर प्रोटॉन ऊपर चले गए, इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं इंडक्शन हुआ। तो इंडक्शन की वजह से भी पेपर चार्ज हुआ, सही है। तो यही चीज है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का एक तरीका है बाय फ्रिक्शन, दूसरा तरीका है बाय इंडक्शन। मैंने इस पूरे मैकेनिज्म में आपको फ्रिक्शन और इंडक्शन दोनों समझाया। तो आप किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो उसपे या तो फ्रिक्शन लगाओ या तो इंडक्शन लगाओ। फ्रिक्शन कैसे लगाओगे, सिंपल है, रब करके। अगर आप दो चीज को रब करते हो तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, तो अब सर थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझा दो, ठीक है, चलो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझा दिया जाए, ठीक है। अब जाते दूसरे पार्ट पर, इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा चार्ज इन मोशन, है ना, चार्ज इन मोशन, बराबर। तो चार्ज इन मोशन को समझना, राइट। तो अब इसको समझने के लिए भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास है भाई ये क्या चीज है, ये वापस है वही कुछ पीसेस ऑफ पेपर। और अब हाथ में क्या है, अब मेरे हाथ में एक मेटेलिक स्केल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, रब करते देखते क्या होता है, कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं। अच्छा, आप बोलोगे सर चीटिंग कर रहे हो, पहले तो इतना ज्यादा रब किया, अब तो इतना कम रब किया, ठीक है, चलो भाई तेजी से रब करते, बहुत फटाफट 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 रब करते, ज्यादा फ्रिक्शन देते, ठीक है, ज्यादा फ्रिक्शन देते, क्या करते, देखते 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 देखते, ओए यार अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या मैं चीटिंग कर रहा हूँ, नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ
भाई मैं फ्रिक्शन तो पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रब तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज को रब करते हो, आप कभी भी किसी भी चीज को रब करते हो तो उसको चार्ज करते हो। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जब आपने इस स्केल को रब किया तो ये चार्ज नहीं हुआ। रीजन समझो बच्चा, जब मैंने इसको रब किया तो मेरे बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश तो डेफिनेटली की, मेरे बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश तो डेफिनेटली की, बट ये कंडक्टर है और ये चार्ज को पकड़े नहीं रख सकता, क्योंकि कंडक्टर का मतलब ही होता है कि वो चार्ज को आगे धक्का देगा, चार्ज को कंडक्ट करवाएगा, चार्ज को मोशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लग गया इलेक्ट्रोडायनेमिक। यहाँ पर क्या लग गया? इलेक्ट्रोडायनेमिक। यहाँ पर मेरे बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश तो की होगी, मेरे बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश तो डेफिनेटली की, बट ये एक कंडक्टर है क्योंकि एक मेटल है, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज, मतलब वो चार्ज को फ्लो करवा देंगे। तो भाई इसने चार्ज को मोशन में दे दिया। अब चार्ज को मोशन में देने की वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज आया ही नहीं, मैंने इसको दिए, इसने मुझे दिए, वापस से मेरे अंदर, तो इसके ऊपर कोई चार्ज आया ही नहीं। अब जब इसके ऊपर चार्ज आएगा ही नहीं तो ये पेपर को इंड्यूस कैसे करेगा, पेपर के अंदर इंडक्शन कैसे करेगा? कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर चार्ज थे ही नहीं। अच्छा, तो चार्ज नहीं थे का मतलब क्या हुआ? वापस से थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते। भाई ये क्या हो रहा है? भाई ये भाई मैं हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बाल है, ठीक है, मेरे ऊपर बाल है, भाई मेरे सर पे बाल है ना। मैंने अपने बालों से इस बार किसको रब किया? गड़गड़ क्या किया? फ्रिक्शन दिया। क्या दिया? फ्रिक्शन दिया, राइट। किसको? एक मेटल को, बराबर। इस बार क्या हाथ में था? एक मेटल था। मेटल कैसे होते बच्चा? मेटल होते गुड कंडक्टर, है ना। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। इसीलिए मेटल्स को बहुत बार खाली कंडक्टर्स भी कहते हैं, है कि नहीं। अब क्या हुआ? इसने इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की होगी, बट मेरे ये हाथ में था और मैं भी एक गुड कंडक्टर हूँ, राइट। मैं भी एक गुड कंडक्टर हूँ ना, ह्यूमंस भी तो गुड कंडक्टर होते हैं। अब सर आपको कैसे पता सर ह्यूमन गुड कंडक्टर होते हैं? भाई सीधी सी बात है, भाई शॉक लगेगा तो बाल खड़े हो जाते हैं, तो शॉक कैसे लगा एक इंसान को? एक इंसान को शॉक क्यों लग रहा है? क्योंकि वो भी तो गुड कंडक्टर है। तो भाई इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, पर ये इसको आता है कंडक्शन करना, इसने कंडक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स मुझे वापस दे दिए। तो कहीं ना कहीं, अच्छा एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये हाँ सिमिलरिटी है भाई, यहाँ पर कुछ तो है जो ऐसा ही कुछ है। मेरा पॉइंट क्या है, ये चीज समझो, ठीक है, राइट। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, बस ये समझो कि भाई मैं एक कंडक्टर हूँ, ये भी एक कंडक्टर है, मैंने उसको दिया, उसने मुझे दिया, भाई देना देना लेना देना चल रहा है, जिसकी वजह से चार्ज रुका ही नहीं, चार्ज कभी रुका ही नहीं, चार्ज रुका ही नहीं। अब अगर चार्ज रुकेगा ही नहीं तो सीधी सी बात है, ना ही ये पॉजिटिव होगा ना ही ये नेगेटिव होगा। अब ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो पेपर को ठीक है, जिसके अंदर एटम्स है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग कैसे करेगा? यहाँ पर इंडक्शन वो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए पेपर इंड्यूस ही नहीं हुआ। वापस से रिपीट कर लेते भाई फटाक से। भाई मैंने इसको दिए, उसने मेरे को दे दिए, भाई चार्ज घूम रहा है, चार्ज मोशन में, इसके लिए चार्ज रुका नहीं, इसके लिए वो नेगेटिव था नहीं। कौन नेगेटिव नहीं था? मेटल नेगेटिव नहीं था, और मेटल नेगेटिव होता तो पेपर को इंड्यूस करता है या पेपर को अपनी तरफ खींचता। इसके लिए आप चाहे जितनी ताकत लगा दो, चाहे जितनी मर्जी कर लगा लो, भाई आप टकले हो जाओगे, बट आप कभी भी एक मेटल के स्केल को रब करके भाई कभी भी पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। प्लास्टिक का स्केल है, हो जाएगा, ठीक है, कंघी है, कोम है, हो जाएगा, बट अगर आप भाई एक मेटल को लेते हो अपने हाथ में और गड़गड़ आप टकले हो जाओगे, पर अट्रैक्शन नहीं मिलना, पेपर अट्रैक्ट कभी नहीं होगा। साइंस है ना भाई, है कि नहीं? तो साइंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रुका हुआ, इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब चार्ज मोशन में। जब चार्ज मोशन में होता है, चार्ज मोशन में होता है तो वहां पर कोई ना कोई कंडक्टर जरूर इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ने के लिए आपको चार्ज इन मोशन पढ़ना है, चार्ज इन मोशन पढ़ने के लिए आपको पहले चार्ज समझना है। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर किस भाषण पर है या किस चीज पर है? चार्ज पर है। किस पे है? चार्ज पे है, ठीक है। चलो तो अब चार्ज पर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए, ठीक है, राइट। चार्ज पर फटाक से फोकस कर लेते हैं, राइट। याद रखना बच्चा, जहां जहां पर कंडक्टर इन्वॉल्व होगा वहां पर चार्ज मोशन में होगा, जहां जहां पर चार्ज मोशन में होगा, एक चीज और दिमाग में रख लो, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी। फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, हम चार्ज को मोशन नहीं देंगे, चार्ज को रोके रखेंगे। और चार्ज को रोके रखेंगे मतलब आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे, बट इलेक्ट्रिक करंट समझना है तो चार्ज को समझना बहुत जरूरी है, और आज हमें चार्ज को समझना है। चलो ठीक है, तो फटाक से चार्ज को समझा जाए। अच्छा, चार्ज को समझने के लिए भाई क्या समझना है? भाई चार्ज को रिप्रेजेंट करने का कोई तो सिंबल होगा, तो चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। क्यू क्या है? चार्ज का सिंबल है, ठीक है, क्यू चार्ज का सिंबल है, ठीक है। जब भी मैं बोलता हूँ किसी बॉडी पर चार्ज है तो मैं क्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे आपने फिजिक्स में 9th में पढ़ा होगा कि भाई जो मास होता है, मास, ठीक है, किसी भी चीज का मास, किसी भी चीज का वजन, है ना, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी चीज पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, शो करने का तरीका, हर बार चार्ज कौन लिखेगा? तो उसका सिंबल बना लिया। सिंबल क्या है? q, ठीक है, राइट। आपको पता है जब मैं बोलता हूँ कि मेरा मास 60 kg है, तो 60 बोलना काफी नहीं है, kg लगाना पड़ता है। तो ये kg क्या है? kg यूनिट है,
है ना, केजी यूनिट है। जैसे मैं बोलता हूँ किसी गाड़ी पर आपने ताकत लगाई, तो ताकत मतलब फोर्स, कितनी ताकत लगाई भाई, किसी गाड़ी पर आपने 10 न्यूटन लगाया, है कि नहीं, आपने 10 न्यूटन लगाया, तो ये न्यूटन क्या है, उसका यूनिट। तो क्या सर इसका भी कोई यूनिट है, चार्ज का भी कोई यूनिट है, ऑफ कोर्स चार्ज का भी एक यूनिट है। तो चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। क्या है, कूलम, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हम लोग केजी लिखते हैं, कभी किलोग्राम नहीं लिखते, न्यूटन पूरा का पूरा थोड़ी लिखते हैं, एन लिख देते हैं। उसी तरह से कूलम कौन लिखेगा, हम तो आलसी लोग हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, कूलम की जगह पर सी लिख देंगे, ठीक है। तो कभी अगर किसी बॉडी पर लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू +5 कूलम, ठीक है, मतलब क्या होगा, उस बॉडी के ऊपर चार्ज 5 कूलम का है, ठीक है, उस बॉडी पर चार्ज 5 कूलम का है। सर ये प्लस क्या है, ये भाई बाद में बात करेंगे उस पर, बट फिलहाल समझ जाओ कि किसी बॉडी पर चार्ज को लिखने का तरीका क्यों है और उसका ऐसा यूनिट कूलम है। जैसे मास के लिए m लेते हैं, फोर्स के लिए F लेते हैं, मास का यूनिट केजी है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अच्छा मास जरूरी नहीं है केजी में हो, भाई ग्राम में भी तो ले सकते हो। आप जाते हो धनिया लेने के लिए, भैया भाई 100 ग्राम धनिया देना, 200 ग्राम धनिया देना, तो मास का जरूरी नहीं ना केजी हो, ग्राम भी चलेगा। तो केजी क्या है, केजी ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ऐसी यूनिट जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करके रखा है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी तो बहुत सारी है, बट हर चीज डॉलर से कंपेयर क्यों डॉलर से ही क्यों कंपेयर करते हैं। डॉलर एक ऐसी करेंसी बन गई है जिसको हम लोग ने स्टैंडर्डाइज मान लिया या स्टैंडर्ड कर लिया है। जैसे और एग्जांपल, भाई भाषा तो बहुत सारी है, बट इंग्लिश ही क्यों, राइट, इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश ही क्यों, क्योंकि इंग्लिश को हम लोग ने स्टैंडर्डाइज कर दिया। उसी तरीके से भाई ग्राम भी बोलो, केजी भी बोलो, चलता है, बट जब आप साइंस में हो तो ग्राम नहीं चलता है, तो आपको केजी ही बोलना पड़ता है, क्योंकि साइंस में यूनिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट। उसी तरीके से चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, रिप्रेजेंट सी से किया जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी चार्ज की, चार्ज के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं उसकी हिस्ट्री की। भाई चार्ज की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो सर, तो हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्लास 9th में जाना पड़ेगा, ठीक है। होप सो कि आप सब थोड़ा बहुत क्लास 9th का पढ़ के बैठो, ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ी थोड़ी रिवीजन डाल देते हैं। क्लास 9th में एक आदमी था, जिस आदमी का नाम था डाल्टन, और उन्होंने एक थियरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अच्छा डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में क्या बोला गया था, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में बोला गया था कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस, सॉलिड लिक्विड, है ना, सॉलिड लिक्विड या गैस, दुनिया का कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो एक छोटे से पार्टिकल से बनता है, ऐसा पार्टिकल जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। टाइनी स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। दुनिया की हर चीज एटम से बनती है, ये डाल्टन ने बोला था। और एक चीज बोली थी कि दुनिया में हर चीज एटम से बनती है और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, वो इतना छोटा कि उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई इसको कब दिया गया था, 1808 में, है ना, 1808 में दिया गया था। फिर भाई क्या साइंस रुकता है क्या, नहीं, साइंस तो ग्रो करता है हर बार। तो भाई इनकी बाद एक और बंदा आया, इनके बाद एक बंदा और आया जिनका नाम था जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। अच्छा जे थॉमसन ने क्या किया था भाई, जे थॉमसन ने एटम को भी तोड़ दिया। डाल्टन क्या बोले, दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम है और एटम को नहीं तोड़ सकते। डाल्टन ने ये बोला दुनिया का हर चीज, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किससे बनता है, एटम से बनता है, और एटम को नहीं तोड़ सकते, ये डाल्टन बोल के गए। पर जे थॉमसन है, उन्होंने बोला ना 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 ना, मैं एटम को भी तोड़ के दिखाऊंगा। और एटम में से इन्होंने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। किसने निकाला, जे थॉमसन ने। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में 11th में बहुत ज्यादा डिटेल में, अगर आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो आप पढ़ोगे। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसीलिए जे थॉमसन को जाना जाता है फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कब की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1897 में। इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ, 1897 में, ठीक है। अच्छा इन्होंने और एक काम किया था, इन्होंने दुनिया का पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, इन्होंने दुनिया का पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, बेसिक याद हो, तो भाई उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने बोला कि एटम स्फेरिकल होते और उसके अंदर पॉजिटिविटी फैली हुई है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है, अगर आपको याद हो, आपने 9th में पढ़ा होगा वाटरमेलन मॉडल, कलिंगर जैसा। डाल्टन बोले थे भाई, डाल्टन नहीं सॉरी, जे थॉमसन बोला था भाई। जे थॉमसन ने क्या बोला कि भाई एटम जो है ना, वो एक तरबूज की तरह, एक स्फीयर है, एक गोल बॉल की तरह, स्फीयर की तरह, ठीक है, भाई वाटरमेलन की तरह, जिसके अंदर जो लाल लाल दिख रहा है वो पॉजिटिविटी है और जो काले काले बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या ये मॉडल सक्सेसफुल था, नहीं, ऐसा एटम होता है नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्यों पढ़े जे थॉमसन को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, भाई एक बहुत बढ़िया काम किया था ना। अच्छा पर एटॉमिक मॉडल कब दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था 1904 में। चलो ये भी सही है। अब इसके बाद भाई एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया, ये पहले इंसान थे, इन्होंने पहल रखी, ऑफ कोर्स गलत था नो डाउट, बट पहल रखना भी तो जरूरी होता है, इन्होंने पहल रख दी थी। इसके बाद एक बंदा है जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड,
है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बढ़िया साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हो। ऑफ कोर्स कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट इनका नहीं पढ़ा है, बट इनका आपने पढ़ा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया कि जो एटम है वो बहुत बड़ा होता है और खोखला होता है, अंदर से खाली होता है, और उसके बीच में एकदम छोटा सा, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, राइट। और इन्होंने और एक चीज बोली थी कि भाई उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अगल बगल घूमते रहते हैं। इन्होंने बोला था कि एटम काफी हद तक सोलर सिस्टम की तरह है, जो सन है, जो सूरज है, वो न्यूक्लियस है, और उसके अगल बगल जो प्लैनेट्स भटक रहे वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये किन्होंने बोला था? भाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। ये कब बोला था? ये बोला था भाई 1911 में ये सब बातें हुई, ठीक है। अच्छा, इनसे भाई ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास पहले भाई और एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ठीक है, मेरे हिसाब से दिख ही रहा होगा वीडियो में, ठीक है। तो इन्होंने और इनके बीच में, इसके और इनके बीच में एक और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मिलिकन। बच्चों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मिलिकन, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कब किया था इन्होंने? ये एक्सपेरिमेंट किया था 1909 में, 1909 में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, और फिर इन्होंने मैथ्स भी लगाया, ऐसा नहीं सिर्फ एक्सपेरिमेंट लगाया, मैथ्स भी किया, और मैथ्स लगाने के बाद इन्होंने प्रूव किया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, जो कि जे थॉमसन ने बोला, पर इन्होंने और एक चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है, समझना। जे थॉमसन बोले कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की, ट्रू, राइट। बट इन्होंने और एक चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये तो जे थॉमसन भी बोल के गए थे कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो जे थॉमसन ने भी बोला था, बट कितना नेगेटिव होता है ये कौन बताएगा? तो ये मिलिकन ने बताया। रिपीट कर रहा हूं भाई, डाल्टन बोले दुनिया की हर चीज एटम से बना हुआ है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये किसने बोला? जे थॉमसन ने बोला। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये किसने बोला? जे थॉमसन ने बोला। भाई उन्होंने मॉडल दे दिया, मॉडल चलाने, फिर एक बंदा आया भाई, उस बंदे का नाम था रदरफोर्ड ने एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा भाई पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1911 में किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि भाई एटम खोखला होता है, ऐसा पॉजिटिविटी से भरा हुआ नहीं है, खोखला होता है, खाली होता है, बीच में छोटू सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिविटी है, प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें हो रही थी एटम के ऊपर। तब मिलिकन बोले भाई जे थॉमसन ने तो ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, कितना नेगेटिव ये कौन बताएगा? ये मिलिकन ने बताया। भाई इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव है, तो इन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इन्होंने बोला किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। क्यों कूलम क्यों लिख रहा हूं बच्चा? क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, इसके लिए मैंने पीछे सी लिख दिया। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, इसके लिए मैंने पीछे सी लिख दिया। तो मिलिकन वो इंसान थे जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ढूंढ के दिखाया। मिलिकन वो इंसान थे जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो ढूंढा। सबको पता था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पर कितना नेगेटिव ये कौन बताएगा? मिलिकन ने बताया। इसके लिए मिलिकन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। ये सब बातें हुई, राइट। तो आपको ऑलमोस्ट हिस्ट्री तो समझ गई है, राइट। अब है ना, इस बीच में भाई 1911 हो गया भाई, अब क्या? तो भाई और एक बंदा आया, वो बंदा थोड़ा वो भी जरूरी हमें समझना पड़ेगा। देख लो, याद रख लो सीक्वेंस, भाई डाल्टन, फिर जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, बराबर है। फिर मैंने उसके बाद मिलिकन की बात की। अच्छा, मिलिकन ने भाई रदरफोर्ड से पहले ही ढूंढ लिया था, राइट। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1911 का था, और मिलिकन ने जो किया वो 1909 में किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ना, इन्होंने बोला यार वो तो ठीक है, सब हम समझ गए कि भाई अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, बट किसी बॉडी पर चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। भाई कोई भी बॉडी पर, मैं बोल रहा हूँ कि उस बॉडी पर चार्ज है, मैं बोल रहा हूँ कि उस बॉडी पर चार्ज है, पर उस बॉडी पर चार्ज है, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, ठीक है। ये चीज को समझाना है। तो अब ये चीज को समझते हैं। देखो यार, कोई भी बॉडी हो, ठीक है, मैं 2 बॉडी बना रहा हूं, ठीक है। मान लो एक बना रहा हूं मेटेलिक बॉल, एक बॉल है, बॉल, ठीक है, और मेटल का बना हुआ है, और दूसरा एक बॉल है जो कि एक प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक बॉल, ठीक है। अच्छा, अब जे थॉमसन के हिसाब से दुनिया में भाई हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि डाल्टन ने बोला दुनिया में हर चीज एटम से बना। तो क्या मेटेलिक बॉल और प्लास्टिक बॉल में भी एटम्स है? ट्रू, दोनों के अंदर एटम है। क्या दोनों के एटम सेम है? ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों के एटम सेम है, मैं बोल रहा हूं दोनों के अंदर एटम है। एटम अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं है, बस एटम है, ये समझो। क्योंकि डाल्टन भाई बोल के कहते हैं ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दुनिया में हर चीज में एटम है, एटम तो है। अच्छा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये किन्होंने बोला? है ना, डिवीजन भी साथ में होता जाएगा। भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये किसने बोला? ये जे थॉमसन ने बोला, ठीक है। अच्छा, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एटम के पास न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ये किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। तो भाई सीधी सी बात है, भाई प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी है। अच्छा, एक चीज और समझो कि जे थॉमसन ने और एक चीज बोली थी, ठीक है, जे थॉमसन ने और एक चीज बोली थी कि दुनिया का कोई भी एटम हो, दुनिया का कोई भी एटम हो, वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है।
सर न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है भाई? न्यूट्रल होने का मतलब जितना पॉजिटिविटी उतना ही नेगेटिविटी। जे थॉमसन ने बोला दुनिया में हर एक एटम न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिविटी उतनी ही नेगेटिविटी। मतलब भाई इसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए कि इसके पास मान लेते 2 प्रोटॉन है। ठीक है, और थोड़ा सा अलग रखने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का बॉल है, मेटेलिक बॉल से थोड़ा तो अलग होगा, तो मान लेते भाई इसके पास भाई 3 प्रोटॉन है, ऐसे माना है। ठीक है, ऑफकोर्स ज्यादा होंगे बट यार करोड़ों प्रोटॉन्स है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है। मैं करोड़ों कैसे बताऊं बोर्ड पर? तो करोड़ों बताना पॉसिबल नहीं है, राइट भाई। 10 की पावर 30, 10 की पावर 20 इतना कैसे बताऊं? तो बेटर क्या है ना, हमें काम करते हैं, सिंप्लीफाई रखते हैं, समझते हैं कंसेप्ट, और प्रोटॉन्स इसमें 2 ले लेते, इसमें 3 लेते। ऑफ कोर्स इसमें प्रोटॉन काफी ज्यादा है, अगर मैं बोर्ड पर नहीं बता सकता, इसीलिए इसमें 2 ले लिए, इसमें 3 ले लिए। ठीक है, पर जे थॉमसन ने क्या बोला था? एटम न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें जितना पॉजिटिविटी उतना ही नेगेटिविटी, मतलब इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितनी पॉजिटिविटी उतनी नेगेटिविटी। ठीक है, राइट। ये भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, क्योंकि एटम न्यूट्रल होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों न्यूट्रल। अब मान लो किसी रीजन से आप इन दोनों को रब कर दो, फ्रिक्शन होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि भाई जब भी आप फ्रिक्शन देते हो तो बॉडी का चार्ज होना पॉसिबल है, राइट। तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, तो चार्ज होगी कैसे? चार्ज कैसे होगी? होगा क्या, जब इन दोनों को रब करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दे, ये क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दे। अब सीधी सी बात, अगर इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? याद रखना, ये मेटल से आया। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? मेटेलिक बॉल से आया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसके पास 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब फ्रिक्शन की वजह से, रब करने की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, जिसकी वजह से अब इसके पास 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप इसकी बात करो तो इसके पास 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन थे, पर रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो भाई 3 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। तो इससे क्या समझा? तो हमने ये समझा कि दुनिया में कोई भी चीज, भाई अगर दुनिया में कोई भी चीज अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो भाई 2 प्रकार के चार्ज होते हैं दुनिया में, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज 2 होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज 2 होते हैं। एक होता है भाई पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। सर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे डिफाइन होता है? पॉजिटिव चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। दुनिया में कभी भी अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके पीछे का कारण है उसने कुछ दिया है। जैसे सन्यासी लोग, राइट, वो सन्यासी जो होते हैं वो सब दान वान कर देते हैं, एकदम सन्यास ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सारी मोह माया छोड़ देते हैं, सब दान कर देते हैं। इसलिए बड़े हैप्पी है, उनको कोई टेंशन नहीं। भाई घर है ही नहीं तो भाई घर में चोरी कहां से होगी? कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। पैसा है ही नहीं तो स्टॉक मार्केट में पैसा ऊपर जाए, शायद स्टॉक मार्केट में पैसा नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं, दान कर दिया तो उसने दे दिया, इसलिए पॉजिटिव हो गया, राइट। कुछ ऐसे प्रकार के लोग होते हैं धरती पर कि भाई अरे पैसा चाहिए, इससे लिया, उससे लिया, इससे उधार लिया, इधर से लोन ले लिया, उधर से ये ले लिया। तो पॉइंट ऐसे भी लोग हैं। अब वो ज्यादातर डिप्रेस होते हैं, ज्यादातर स्ट्रेस होते हैं, अरे उसका पैसा लौटाना है, अरे वो दिख गया तो मुंह घुमा लिया, भाई बच जाते, पकड़ लिया तो, है कि नहीं, पूछ लिया तो मेरा पैसा कब लौटाएगा। तो यार समझो, जो देता है ना वो खुश हो जाता है, उसको टेंशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तो क्या, किस बात का टेंशन? पॉजिटिव हो गया, इसने ले लिया इसलिए नेगेटिव हो गया। तो भाई जो देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो नेगेटिव। भाई जिसने लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, रिपीट कर रहा हूं, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिव। दिमाग में फिट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्यों हुआ? फ्रिक्शन की वजह से हुआ, है ना, रबिंग की वजह से हुआ। रब किया तब हुआ ना, रब नहीं करते तो होता ही नहीं। इसलिए तो मैं बोला कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो, रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहते हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आपको चार्ज करने का एक तरीका है बाय फ्रिक्शन, दूसरा तरीका है बाय इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मैंने फ्रिक्शन के थ्रू समझाया, इंडक्शन के थ्रू भी किया जा सकता था, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके लिए हम लोग सिर्फ फ्रिक्शन से समझने की कोशिश करें। रिपीट करो, किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो आपको फ्रिक्शन देना है, और फ्रिक्शन की वजह से भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव बन जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब राइट, आपने कहीं ना कहीं स्कूल टाइम्स में, मतलब 9th में एक और कंपाउंड के बारे में सुना होगा। ठीक है, राइट, उस कंपाउंड पे थोड़ा सा जाते हैं ताकि आपको और बेटर आइडिया लग जाए। आपने सुना होगा कि जो सोडियम होता है, सोडियम Na लिखते हैं, बराबर है, तो सोडियम एक मेटल है, बराबर, सोडियम एक मेटल है। और आपको पता होगा क्लोरीन, है ना, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, सुना होगा, है कि नहीं, राइट। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है,
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है इसीलिए बन जाता है Na+, है ना। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है इसके लिए बन जाता है Cl-, दिया इसलिए पॉजिटिव हो गया, इसने लिया इसलिए वो नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचते हैं और खींच के चिपक जाते हैं और बन जाते हैं NaCl। और ये NaCl क्या है? सॉल्ट, साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड। आपके घर में मिलता है, आप जो खाने में नमक डालते हो वो यही तो है, NaCl। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ने दिया एक ने लिया, ठीक है। एक देता है खुश हो गया, एक लेता है भाई दुखी हो गया, खुश हो गया, पॉजिटिव दुखी हो गया, नेगेटिव। और ये प्लस माइनस के बीच का जो फोर्स है उस फोर्स से वो दोनों चिपके पड़े, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी अगर आप देख लो तो वही हो रहा है ना, जो दे रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, जो ले रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। अच्छा जो देता है ना, जो देता है, अगर वो एक एटम है, अगर एक एटम है तो हम उसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है। अगर कोई एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, रिपीट करो, अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो एटम बन जाएगा कैटायन, ठीक है। और अगर किसी एटम ने, किसी एक एटम की बात हो रही है यहाँ पर, अगर किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो बन जाएगा एनायन। इसीलिए कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये चीज आपने 9th में पढ़ी है। तो मैंने भाई बहुत सारी चीजें आपको 9th की भी बता दी इसी वीडियो में, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ऑफ कोर्स चार्ज को समझने के लिए ये सब चीजें जरूरी थी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो बन जाता है कैटायन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो बन जाता है एनायन। कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज आयन एंड एनायंस आर नेगेटिव चार्ज आयंस, ठीक है। अच्छा बट क्या सर हमें एटॉमिक लेवल पर जाना है? नहीं, हम जब चार्ज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम लोग एटम्स के लेवल पर नहीं जाते। इसलिए कैटायन एनायन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी इस्तेमाल करते हैं। हम छोटे छोटे लेवल पर नहीं जाते। केमिस्ट्री में आप छोटे लेवल पर जाते हो, एटम्स के लेवल पर जाते हो। जब आप फिजिक्स की बात करते हो तो आप एटॉमिक लेवल पर नहीं जाते हो, इतना डीप नहीं जाते हो, आप ऊपर से देखते हो। एक बॉल है पॉजिटिव बॉल, एक बॉल है नेगेटिव बॉल, पूरे उसमें बहुत सारे एटम है, ठीक है। तो हम लोग भाई एटॉमिक लेवल पर नहीं जाएंगे, इसलिए कैटायन एनायन शब्द का इस्तेमाल फिजिक्स में नहीं करते। ओके, तो भाई किसी बॉडी पर कैसे चार्ज आता है अभी हमने पढ़ा। अगर मेरे पास कोई बॉडी है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही क्यों हो रहा है? प्रोटॉन का भी तो लेन देन हो सकता था। हाँ हो सकता था, बड़ी दिक्कत है बच्चा, हम भूल रहे। रुदरफोर्ड ने बोला था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो किसी न्यूक्लियस के अंदर है। तो आप खुद सोचो यार, अगर पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो वो निकल कैसे पाएगा? वो निकल ही नहीं पाएगा। और अगर वो निकल ही नहीं पाएगा तो ट्रांसफर कैसे होगा? पहले पढ़ गया। इसके लिए प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, किसका ट्रांसफर होता है? भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर निकल नहीं पाता। ओके चलो, अच्छा अब किसी भी बॉडी पर चार्ज करने का कोई तरीका? हाँ, कोई फॉर्मूला? हाँ है फॉर्मूला। तो भाई एक फॉर्मूला आया, ठीक है, ठीक है। किसने दिया था? माइकल फैराडे, one of the great scientist for electrostatic and electrodynamic, बड़े फेमस है, बहुत फेमस है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या था? Q = Ne। इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी बॉडी पर चार्ज ढूंढना है, किसी भी बॉडी पर चार्ज ढूंढना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा तो भाई माइकल फैराडे ने ये फॉर्मूला कब दिया? 1912 में। रिपीट करो, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिनका काम था भाई Q = Ne देना। उन्होंने Q = Ne नाम का एक फॉर्मूला दे दिया और उन्होंने बोला किसी भी बॉडी पर अगर आपको चार्ज ढूंढना है, आपको समझना है कि कौन सी बॉडी, देखो बहुत इजी है, कौन सी बॉडी पॉजिटिव है जो देती है, कौन सी बॉडी नेगेटिव है जो लेती है। तो पॉइंट इज कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, ये कौन बताएगा? माइकल फैराडे बताएंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, मैं पॉजिटिव बन गया। मैं बोल रहा हूं कि मेरा दोस्त है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो नेगेटिव बन गया, चलो ठीक है। बट मैं कितना पॉजिटिव बना और वो कितना नेगेटिव बना, ये कैसे पता चलेगा? इस फॉर्मूला से पता चलेगा। और ये फॉर्मूला दिया किसने? इन्होंने दिया। तो इन्होंने क्या बोला? यार तुम टेंशन मत लो भाई, कौन सा बॉडी कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होगा ये मैं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? इस फॉर्मूला से बताऊंगा। इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इस फॉर्मूला का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो माइकल फैराडे ने 1912 में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिया और वो क्या है? Q = Ne। अब इसमें एक एक चीज को तोड़ते हैं। व्हाट इज Q? Q इज चार्ज ऑन एनी बॉडी। जिस भी बॉडी का आपको चार्ज ढूंढना है वो Q है, ठीक है। व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। या फिर आप बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, ठीक है। ये ज्यादा इजी याद रखना है, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। मैंने जितने इलेक्ट्रॉन दिए वो N है, सामने वाले ने जितने इलेक्ट्रॉन लिए वो N है, ठीक है, राइट। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो N की वैल्यू 2, सामने वाला 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो N की वैल्यू 4। पॉइंट इज जितना दोगे वो N है। अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो 10, सामने वाले ने 50 इलेक्ट्रॉन लिए तो 50। N की वैल्यू वो है जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा E क्या है सर? E क्या है? E पे ध्यान देना बच्चा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑन फंडामेंटल
पार्टिकल, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा, फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं सर? किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल तीन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बट चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, चार्ज की बात हो रही है, और हमने पढ़ा है कि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो तो आएगा नहीं। बचा चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है? चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन उतना ही है जितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये किसने बोला? जे थॉमसन ने बोले ना, राइट? ये जे थॉमसन ने बोला। जे थॉमसन ने क्या बोला? जे थॉमसन ने बोला भाई जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिविटी है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिविटी है, तभी तो न्यूट्रल बनेंगे। दुनिया का हर एटम न्यूट्रल है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और जितना एक प्रोटॉन है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब जितना पॉजिटिविटी प्रोटॉन की वजह से उतनी ही नेगेटिविटी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल बन गए। रिपीट करता हूं, अगर मुझ में 10 अच्छाई है और एक बुराई है, 10 अच्छाई एक बुराई, तो मैं अच्छा इंसान हूं। बट अगर मेरे अंदर भाई 10 बुराई है और सिर्फ एक अच्छाई है, तो मैं बुरा इंसान हूं। बट अगर मेरे अंदर 10 अच्छाई और 10 बुराई है, तो सीधी सी बात है मैं न्यूट्रल हो गया। तो उसी तरीके से ये जे थॉमसन बोले कि दुनिया में हर एटम न्यूट्रल है, क्योंकि एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिविटी होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिविटी होता है ना। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ढूंढा जा चुका है। किसने ढूंढा था? मिलीकन ने। वो ऑलरेडी ढूंढ के बैठे, 1909 में ही ढूंढ के बैठ गए। इन्होंने तो 1912 में दिया, पर उन्होंने चार्ज तो पक्का ढूंढ लिया। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इन्होंने चार्ज बॉडी का ढूंढा है, इन्होंने चार्ज इलेक्ट्रॉन का ढूंढा है, दोनों में फर्क है। मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढा कि इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव है, और इन्होंने बोला कि बॉडी कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव ये मैं बताऊंगा। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये ना कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा? इतना ही, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि जे थॉमसन की वजह से, राइट। तो 1.6 × 10⁻⁻19, सो दोनों सेम हो गए, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन के आगे हम लोग प्लस लिख देते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के आगे हम माइनस लिख देते हैं। क्यों? ताकि ये समझ सके कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। पर कितना पॉजिटिव होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19। देखिए, जब मैं बोलता हूं 10 की पावर, मतलब 10⁻² की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर समझ लो, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 × 10⁻⁻19, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19। तो वैल्यूज तो सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम होते हैं। ये फटाक से रट लो, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन एज वेल एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फंडामेंटल पार्टिकल कौन थे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो बचा कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ई की वैल्यू क्या हो गई? ई की वैल्यू क्या हो गई? ई की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ई की पावर हो गई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्यों क्या है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। भाई मेरे ऊपर कितना चार्ज है कैसे पता चलेगा? मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। अगर मैंने 100 इलेक्ट्रॉन दिए तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 100। ई क्या? ई फिक्स है। बच्चा ई रट लो, ठीक है। अच्छा, मस्त पैकी रट लो, बेस्ट है, टेंशन ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, ई नहीं बदलना। ई 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे। तो ई तो फिक्स है, बस आपको ये ढूंढना है। आपको ये पता चल गया ना किसी क्वेश्चन में, तो बस आंसर मिल ही जाना है। तो आपको ई रटना है 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, अभी एक लास्ट चीज बता दूं कि बच्चा जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बच्चा कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, आप बोलोगे सर वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है? वेरी गुड बच्चे, आप 10वीं में हो और आपको वेक्टर और स्केलर नहीं पता है, भाई मुबारक हो। बट चलो, नहीं पता है कोई बात नहीं, तो बता दूं जिसको नहीं पता। भाई स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। जैसे मास, मैं ऐसे खड़े रहूं, ऐसे खड़े रहूं, ऐसे खड़े रहूं या ऐसे खड़े रहूं, मैं कैसे भी खड़े रहूं, मेरा वजन 50 किलो जाना है, ठीक है। अगर मेरा वजन 50 किलो तो मैं लेट जाऊंगा ना तो भी 50 आना है, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप ऐसे धक्का दे रहे हो या ऐसे धक्का दे रहे हो या ऐसे धक्का दे रहे हो या ऐसे धक्का दे रहे हो, मैटर करता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है कौन? फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। क्या चार्ज में डायरेक्शन की जरूरत है? चार्ज में डायरेक्शन की जरूरत है। जरूरत किस बात की? कितना इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे दो या ऐसे दो, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चार्ज पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहां तक। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन करेंगे,
आराम से समझेंगे कि भाई क्या है। देखो जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चन करते हो, न्यूमेरिकल्स करते हो स्पेसिफिकली, तो बच्चा कभी भी, एक बहुत गंदी आदत होती है बच्चों की, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी भी पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, तोड़ तोड़ के करो। जितना स्टार्टिंग में समझा उतना लिख लो, फिर जितना समझा उतना लिख लो, और इस तरीके से क्वेश्चन करो, ठीक है। अच्छा तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ट्रांसफर। बोल रहे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, मतलब कितने देने हैं, और देने ही का मतलब क्या हो गया, आपको क्या पूछने, क्या ढूंढने बोला है, फाइंड क्या बोला है, एन, एन की वैल्यू पूछिए कि कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, राइट, है ना। मैंने बताया था एन होता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए, राइट। तो बोल रहे हैं फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन मुझे देने पड़ेंगे, तो एन की वैल्यू पूछिए। टू चार्ज अ बॉडी, एक बॉडी है, उसको चार्ज करना है, मतलब उसका चार्ज कितना होना चाहिए, बोल रहे हैं टू चार्ज अ बॉडी, चार्ज मतलब क्यों, अ बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करना है कितना, बाय 1 कूलम। अगर आप किसी बॉडी को 1 कूलम, इस बॉडी को, जो भी बॉडी, हमें क्या पता कौन है ना, मेटेलिक बॉल हो सकता है, प्लास्टिक बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, हमें कुछ बताया थोड़ी है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है, शेप से कोई लेना देना ही नहीं। उन्होंने बोला एक बॉडी है, उसको हमें चार्ज करना, एक बॉडी है उसे हमें चार्ज करना कितना, 1 कूलम। तो सीधी सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, जब तक वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं तब तक वो चार्ज कैसे होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यही तो क्वेश्चन है। तो अब क्या हो गया, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आज का पूरा लेक्चर किस बात पर है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू Ne। चार्ज कितना करना है, 1 कूलम, चार्ज 1 कूलम करना है, बराबर। तो चार्ज की वैल्यू तो पता है 1, है ना 1 कूलम। अच्छा एन की वैल्यू वही तो ढूंढना है, कितने दोगे, ये तो पूछा है, तो एन तो पूछा है, और ई तो रट लिया, क्या रटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में जो आरएचएस साइड पे मल्टीप्लाई में होता है, वो जब एलएचएस में आता है तो डिवाइड हो जाता है, तो 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एन, ठीक है। अच्छा जो चीज पावर में नेगेटिव होती है नीचे, वो ऊपर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 1.6 इंटू, ये पावर में ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, तो 10 की पावर माइनस 19 की जगह पर क्या हो गया, माइनस 19 की जगह पर क्या हो गया, प्लस 19, सही है, ऊपर जाते ही पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू एन, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई n की जगह पर मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू, बच्चा 1.6 पॉइंट हटाना चाहता हूं मैं, पॉइंट हटाना चाहता हूं, ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 बाय 16 हो गया, ठीक है। ये तो काफी इजी, आपको पता है ना, अगर एक पॉइंट सरकाना होता है, एक पॉइंट हटाना होता है, तो ऊपर एक जीरो ले लो। अच्छा ऊपर होता तो नीचे जीरो लेते, इस बार नीचे पॉइंट है इसलिए ऊपर जीरो लिया, एक ही पॉइंट हटाना था इसलिए एक जीरो लिया, ठीक है। इनटू 10 की पावर भाई 19, ठीक। अच्छा प्लस 19 है, 19 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे, बताइए, इसमें से हम ना एक जीरो इसको दे देते हैं, ठीक है, एक जीरो इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 100, एक जीरो इसको दे दिया, सीधी सी बात है, आपने एक जीरो इसको दे दिया, तो यहाँ पर जो पहले 19 जीरो थे, 19 जीरो वो अब कम हो गए और 18 हो गया, है कि नहीं। पहले यहाँ पर 19 था, पर आपने एक जीरो इसको दे दिया, इसके लिए ये हो गया 18, सही है, राइट। अब यहाँ पर नीचे तो 16 है, अब 4 का टेबल आता ही होगा मेरे हिसाब से, है ना, 4 4 जा 16, 4 25 सा, है कि नहीं, राइट। भाई 2 भाई 25, अभी 2 पे 4 को डिवाइड कर लेते हैं भाई, फटाक से 25 को साइड में कर लेता हूं मैं, है ना भाई, 25 डिवाइड बाय 4, है ना, 4 भाई क्या आता है, 4 6 जा 24, माइनस करोगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा कोई चीज है नहीं कैरी करने के लिए, इसके लिए जीरो ले लिया, इसलिए इधर पॉइंट आ गया, 4 2 जा 8, माइनस करोगे क्या आएगा, 2 बचेगा, है ना, 10 माइनस 8 2 आएगा। अच्छा आपने एक जीरो और ले लिया, तो 4 5 जा 20 करोगे, आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0, खत्म हो गया। तो आंसर क्या है भाई, 4 1 जा 4, 6.25 सा। तो फाइनल आंसर क्या है बच्चा, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पूछ दिया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, ठीक है। तो n की जगह पर क्या आ गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आया है इसीलिए मैंने उठाया, ठीक है, और मैंने हर कोचिंग इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को उठा दिया। किसी भी बॉडी को चार्ज करना है 1 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये रट लो, ये भी चीज रट लो। अगर किसी बॉडी को 1 कूलम का चार्ज करना है, तो उसमें से आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम निकालना है, ठीक है, ये रट लो, ठीक है। चलो तो पहला हो गया, अब जाते हैं दूसरे पे। एंड रेडियो एक्टिव बॉडी, एक बॉडी है, ठीक है, रेडियो एक्टिव। अच्छा रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, पता है, रेडियो एक्टिव बॉडी वो होती है जो अपने अंदर में से कुछ बाहर फेंक रही है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ फेंक रही है, कोई एक्सरे फेंक रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल्स फेंक रहे हैं, कोई गामा फेंक रहा है, कोई ना कोई रेडिएशन फेंक रहा है, उसको रेडियो एक्टिव बॉडी कहते हैं, ठीक है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है, राइट। रेडियो एक्टिव बॉडी एमिट्स, बोल रहे एमिट्स का मतलब फेंकना, कितना बोल रहे भाई, ये बॉडी फेंकता है 5 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फेंकता है पर सेकेंड। अच्छा ये पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, कि इतने इलेक्ट्रॉन फेंकता है 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फेंकता है। अब बोल रहे ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन देती है तो चार्ज होती है कि नहीं होती है, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, है कि नहीं, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये रेडियो एक्टिव बॉडी है, रिपीट कर रहा हूं,
रेडियो एक्टिव बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। कितने फेंक रहा है? इतने फेंक रहा है। तो ये क्या है? ये आपको दिया हुआ है n, पर कितनी देर में? 1 सेकंड में दिया हुआ है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फेंकता है। तो बोल रहे बताओ कि ये बॉडी कितनी चार्ज होगी। सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन फेंक रही है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो पॉजिटिव होती जाएगी। तो कितनी पॉजिटिव, वही तो पूछा है। मतलब इस बार आपको क्यों पूछा है, इस बार आपको क्यों पूछा है, कितना चार्ज, फाइंड दी चार्ज ऑन बॉडी, है ना, चार्ज ऑन बॉडी पूछिए, है कि नहीं। आफ्टर 10 मिनट्स, बस ये थोड़ा सा खेल रहे हैं। क्या हुआ कि दिया 1 सेकंड का है, कुछ 10 मिनट का है। तो एक बात बताओ, यहां पर हम क्या करेंगे, देखो दिमाग लगाएंगे। हमें पता है कि भाई वो जब इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फेंकता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन फेंकता है, वो इलेक्ट्रॉन फेंकता है 5 × 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी देर में, टाइम कितनी देर में, कितनी देर में, 1 सेकंड में। सही है, 1 सेकंड में इतना फेंकता है। हमें कितनी देर में चाहिए, 10 मिनट में चाहिए। हम तो 10 मिनट का ढूंढना चाहते हैं, है ना। अच्छा 10 मिनट, मेरे हिसाब से आपको इतना आइडिया होगा कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 10 मिनट में कितने हो गए, 10 मिनट में कितने हो गए, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। रिपीट कर दूं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 10 मिनट में कितने होंगे, 600 सेकंड्स। सही है, राइट। तो भाई हमारे पास इस बार टाइम कितना है, 1 सेकंड नहीं है, हमारे पास टाइम 10 मिनट है। रिपीट कर रहा हूं, हमें 1 सेकंड का पूछा ही नहीं है, हमें 10 मिनट का पूछा है। तो टाइम 1 सेकंड की जगह पर क्या आएगा, 10 मिनट। 1 सेकंड की जगह पर क्या आएगा, 10 मिनट, क्योंकि हमें 1 सेकंड का थोड़ी पूछा है यार, हमें 1 सेकंड का थोड़ी पूछा है यार, हमें तो मिनट में पूछा, 10 मिनट का। बट पॉइंट इज 10 मिनट कितना होता है, 10 मिनट 600 सेकंड्स होता है, बराबर। चलो बढ़िया, देखो रिपीट करो, हमें इंफॉर्मेशन 1 सेकंड की दी है, पूछ 10 मिनट कर रहे हैं। अब 10 मिनट कितना होता है, अगर 1 मिनट 60 सेकंड तो 10 मिनट 600 सेकंड। तो सीधी सी बात है, 1 सेकंड की जगह पर हमें 600 सेकंड का ढूंढना है ना। तो भाई अगर वो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो इतने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, मुझे क्या पता, मैंने लिख दिया x। अगर वो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो इतने सेकंड में, 600 सेकंड में वो कितने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, मुझे क्या पता, मैंने लिख दिया x। और इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, मैथ्स में इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। इससे क्या हो जाएगा, 5 × 10 की पावर 20 × 600, है ना। 5 × 10 की पावर 20 × 600 इज इक्वल टू 1 × x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 5 जा 30, और ये 2 0 1 2, ऊपर से 10 की पावर 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 × 1 2 3, इसके ऊपर चढ़ा दो तो 10 की पावर 23। मतलब 600 सेकंड में वो इतने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। रिपीट करो, देखो बच्चा, अगर वो 1 सेकंड में इतने फेंकता है तो 10 मिनट में कितने फेंकता है, 1 सेकंड में इतने फेंक रहा है तो 10 मिनट में कितने फेंकता है, तो 10 मिनट मतलब 600 सेकंड। तो अगर 1 सेकंड में इतने फेंक रहा है तो 600 सेकंड में इतने फेंकेगा। और ये कितना आया, इतना आया। तो इस बॉडी ने 1 सेकंड में इतना फेंका, पर हमें 1 सेकंड का थोड़ी पूछा है, हमें 1 सेकंड का थोड़ी पूछा है, हमें तो किसका पूछा है, 10 मिनट का। 10 मिनट मतलब 600 सेकंड, और 600 सेकंड में कितना फेंकेगा, x बराबर, और x क्या है, ये है। तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स फेंक दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स फेंक दिए, 3 × 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए। कितनी देर में, 10 मिनट में। समझा, बस ये खेलना था कि आपको 1 सेकंड का दिया था, 10 मिनट का ढूंढना था, एक बार 10 मिनट का मिल गया, अभी आपको n पता है। रिपीट करो, 1 सेकंड में उसने इतने इलेक्ट्रॉन फेंके, तो 10 मिनट में कितने फेंके, तो 10 मिनट की जगह पर मैंने 600 सेकंड लिखा, ये इधर गया, ये इधर गया, जिससे x की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि 600 सेकंड में वो इतने फेंकता है, कितने, इतने, है ना। और 600 सेकंड का मतलब ही होता है 10 मिनट। तो इसने 10 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, 10 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन फेंक दिए। अब क्या लगाएंगे बच्चा, अब क्या लगाएंगे, Q = Ne। आपको पूछा है फाइंड चार्ज ऑन बॉडी, फाइंड चार्ज ऑन बॉडी, ये पूछा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो इस बार n की वैल्यू ये थोड़ी होगी, ये तो 1 सेकंड की है, n की वैल्यू तो ये है, ये वाली 10 मिनट की चाहिए, 1 सेकंड की नहीं चाहिए, 10 मिनट की चाहिए। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा 3 × 10 की पावर 23 इंटू, अच्छा e का टेंशन है क्या, e का तो टेंशन ही ना, हम रट के बैठे क्या है, 1.6 × 10 की पावर 1.6 × 10 की पावर क्या होता है, -19। बस अब मल्टीप्लाई करना है यार, मल्टीप्लाई कर लेते, चलो फटाक से साइड में, है ना, राइट। 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 जा 18 1 कैरी, है ना, 3 6 जा 18 1 कैरी, 3 1 जा 3 + 1 4, तो 4.8 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बच्चा, 4.8। ठीक है, वापस से कर लो, 3 6 जा 18, 3 भाई 18 हुआ, 1 कैरी किया, 3 1 जा 3 + 1 4, पॉइंट ले लिया 4.8, है ना, आ गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये दो चीज जो पावर में, रिपीट करता हूँ, अगर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो करना क्या होता है, माइनस। तो भाई 23 - 19 करो, कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, है कि नहीं। 23 - 19 करोगे तो 4 बचेगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। तो ये रहा आपका आंसर
चार्ज ऑन दिस बॉडी। बट यार यहाँ पर छोड़ मत देना बच्चा, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये छोड़ देते बच्चा। चार्ज पूछा है ना तो यूनिट तो देनी पड़ेगी ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ पर तो यूनिट नहीं दी, बच्चे ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, उसका थोड़ी यूनिट है। यूनिट तो चार्ज क्या है, इसके लिए यहाँ पर यूनिट डालना भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भाई मैंने न्यूमेरिकल्स ऑन 10th बेस करवा दिए, आपका बढ़िया से प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, राइट, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा, तो इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी से न्यूमेरिकल्स है, बट बोर्ड लेवल पर नहीं होंगे, थोड़े से अच्छे लेवल पर होंगे। जो बच्चा उसको देखने में इंटरेस्टेड है, थोड़ा हार्ड लेवल पर जाना चाहता है, प्लीज वो वीडियो भी देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर अपने दोस्तों में करो। अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं, ठीक है। चलो बाय बाय।